आदाब, मैं हूं मुमताज आलम रिजवी और आज मैं बात करूंगा मोहम्मद आजम खां के मामले को लेकर के। मोहम्मद आजम खां अब एमपी एमएलए कोर्ट से बरी हो गए हैं, लेकिन उनकी रुकनीत कैसे बहाल हो। आपको मालूम है कि नुमाइंदा कानून जो है उसके तहत, अवामी नुमाइंदा कानून के तहत मोहम्मद आजम खां को जब 3 साल की सजा हुई तो उन्हें विधानसभा की जो रुकनीत थी उससे हटा दिया गया, उनकी रुकनीत छीन ली गई। लेकिन अब जबकि वो बरी हो गए हैं तो एक सवाल पैदा हो गया है कि आखिर होगा क्या, क्या उनकी रुकनीत बहाल होगी या नहीं। लेकिन दूसरा एक मसला यह पैदा हो गया है कि उस पर उपचुनाव यानी जिमनी इंतखाबात हो गए हैं और वहां से बीजेपी के उम्मीदवार कामयाब होकर के बाकायदा विधानसभा में हलफ भी ले चुके हैं। तो बड़ा एक मसला पैदा हो गया है। बहरहाल ये पहले हम जानेंगे कि ये कानून क्या है कि जिसके तहत रुकनीत चली जाती है, वो क्यों इतना पेचीदा है। तो हमारे साथ आज मौजूद हैं सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड जनाब फुज़ैल अय्यूबी साहब, हम उनसे बात करेंगे। अय्यूबी साहब, आपका बहुत बहुत खैर मकदम है। बहुत शुक्रिया। ये जो अवामी नुमाइंदा कानून है, पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव एक्ट, ये क्या है? और अभी कई ऐसे मामले सामने आ गए, चाहे वो राहुल गांधी का हो या आदम खां का हो या और इससे पहले लालू प्रसाद यादव का रहा है। तो ये है क्या, हम पहले ये जाने और उसके बाद देखें कि क्या होगा आजम खां के मामले में। देखिए, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट के तहत हमारे जितने भी एमपी एमएलएज हैं हिंदुस्तान भर के, वो चुनाव लड़ते हैं। उसका एक खाका है और उस खाके के तहत यानी कि किस तरह के कैंडिडेट्स जिनको ऊपर करप्शन के मामलात हैं या उनके ऊपर किसी किस्म के क्रिमिनल मैटर्स हैं या उसमें किस तरह की शराइत के साथ कोई भी उम्मीदवार उसमें आ सकता है चुनाव लड़ने के लिए, उसकी तमाम एक पूरा खाका है। और उसी के अंदर एक ये प्रोविजन है कि अगर कोई आदमी चुनाव लड़ने के दौरान करप्ट प्रैक्टिसेस इस्तेमाल करे तो उसको डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। उसका एक पहलू है। उसी तरह से उसके अंदर एक पहलू इस बात का है कि ये बात एक बहुत सामने आई कि लोग जो हाउसेस में पहुंच रहे हैं, लोअर अपर हाउसेस में और स्टेट असेंबलीज में, वो उनके क्रिमिनल बैकग्राउंड्स होते हैं, बहुत ज्यादा है। तो उन क्रिमिनल बैकग्राउंड के लोगों को ना आ सके, उसके लिए एक प्रोविजन ये किया गया कि अगर कोई आदमी 2 साल से ज्यादा की सजा उसको मिल जाए और उसका वो कन्विक्शन हो जाए तो वो फिर अगले 6 साल तक इलेक्शन नहीं लड़ सकता, और जिस अगर ओहदे के ऊपर भी होगा तो उस ओहदे से भी डिस्क्वालीफाई हो जाएगा, उसकी रुकनीत चली जाएगी, मेंबरशिप चली जाएगी। उसमें जो प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के मामले हैं, अगर उसमें सजा नहीं भी होगी तो प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट का अगर उस पर लगेगा तो भी ये सूरत हाल बन जाएगी। अगर कोई, अब जिस तरह का ये मामला था या लक्षद्वीप के एमपी का मामला था या वायनाड के एमपी का मामला था, वो तमाम मामलों में निचली अदालतों ने उनको सजा दी। उसके बाद अच्छा, ये हालात का पहले से लेजिस्लेचर को अंदाजा था कि इस तरह की सूरत हाल बन सकती है कि किसी आदमी को नीचे से सजा हुई और उसकी अपील पेंडिंग है और उस दौरान ही मान लीजिए कि कोई और वहां के ऊपर बाई इलेक्शन हो जाए और कोई आ जाए और उसके बाद फिर वो उधर अपनी अपील में कामयाब हो जाए, तब क्या होगा। इस सिचुएशन को डील करने के लिए सेक्शन 8, सेक्शन 8(4) ये इस तरह के एक अमेंडमेंट्स हुए और इस बात को लाया गया कि अगर कोई आदमी पहले नीचे की अदालत से उसको सजा मिल जाती है और वो 90 दिन के अंदर, 60 दिन के अंदर वो अपनी क्रिमिनल अपील को लेकर के आता है और उसके अंदर वो कामयाब हो जाता है, तो वो जो असर है उस ऑर्डर का वो उस वक्त तक नहीं दिया जाएगा। इस बात को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया लिली थॉमस ने और ये कहा कि देखिए, अगर आप उनकी अपील वाले पोर्शन को अगर आप उसको अलाउ करेंगे कि अपील वाले पोर्शन में वो डिस्क्वालीफाई नहीं हो तो अपील सालों साल पेंडिंग रहेगी और वो जो मकसद है उसका वो हासिल नहीं हो सकेगा। इस बात को सुप्रीम कोर्ट ने एक तरह से एक्सेप्ट कर लिया और ये उस प्रोविजन को अल्ट्रा वायर्स डिक्लेयर करके उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया। उसके नतीजे में फिर ये हुआ कि अब जैसे ही कोई हिंदुस्तान में 2 साल से ज्यादा की सजा पाएगा वो ऑटोमेटिक डिस्क्वालीफाई होगा। उसको स्पीकर को उसमें कोई ऐसा इख्तियार नहीं है कि वो आज करे, कल करे या अभी नहीं करे या किसी और से पूछ के खुद हो जाता है, वो डिस्क्वालीफिकेशन ट्रिगर हो जाएगा ऑटोमेटिक।
तो वो इस लिली थॉमस के फैसले की वजह से, तो वो जो स्पीकर्स के ऑफिसेस पर अगर कोई इल्जाम लगाए इन्होंने जल्दी मतलब जैसे राहुल गांधी वाले तो ऐसा मामले में कुछ हुआ नहीं था कि स्पीकर ने 24 घंटे में उनको कर दिया, तो ऐसा कुछ ऐसा नहीं कुछ है, स्पीकर के हाथ में कुछ है ही नहीं। वो डिस्क्वालिफिकेशन, वो जो पद है उसको रिक्त, उसको वेकेंट डिक्लेयर कर देगा कि ये डिस्क्वालिफिकेशन हमारी नॉलेज में आया है, इसकी बेसिस के ऊपर ये सीट वेकेंट हो गई है, क्योंकि इनकी मेंबरशिप उस जजमेंट की वजह से चली गई है, तो ये सीट वेकेंट हो गई है। ये बात का जब नोटिफिकेशन आएगा, ये जब इलेक्शन कमीशन को जाएगा, और अगर इलेक्शन कमीशन मसलन कोई बाई इलेक्शन पहले से उसने कुछ इकट्ठा कर रखी है कुछ सीट्स, और बाई इलेक्शन होने वाला है, और ये डिस्क्वालिफिकेशन, ये वेकेंट सीट का नोटिफिकेशन आएगा, तो वो उस सीट को भी ऐड कर देगा उसमें। और अगर वो 15 दिन के अंदर हो रहा होगा बाई चांस इलेक्शन, तो वो इलेक्शन का पार्ट बन जाएगा। और उसके बाद अच्छा, इन द मीनवाइल क्या होगा कि वो आदमी जो ट्रायल कोर्ट से रिजेक्ट होके आया है, वो हाई कोर्ट आएगा और हाई कोर्ट में अपनी बात को रखेगा। तो हाई कोर्ट उसमें दो चीजों को देखेगा, एक तो उसमें सेंटेंस को सस्पेंड करने को, क्योंकि उसको सजा मिली हुई है, तो उसको वो जेल जाना होगा, तो उसको सरेंडर करना होगा, या सरेंडरिंग अगर नहीं की होगी तो वो एग्जम्पशन चाहेगा कि मुझे एग्जाम कर दीजिए सरेंडर करने से, मेरा सेंटेंस सस्पेंड कर दीजिए, जो सजा मिली है उसको सस्पेंड कर दीजिए। साथ ही साथ वो ये कहेगा कि मेरा कन्विक्शन भी सेंटेंस सस्पेंड कर दीजिए, कि मुझे जो दोषी माना गया है, कसूरवार माना गया, वो कसूरवार वाले पहलू को भी आप सस्पेंड कर दीजिए। क्यों? क्योंकि मैं आपको इतनी कोजेंट रीजंस बता रहा हूँ कि इस ऑर्डर जैसे अभी राहुल गांधी के मामले में हाई कोर्ट में गए थे, तो वहां भी यही कहा गया था कि सेंटेंस भी सस्पेंड कर दीजिए, और सेंटेंस तो सस्पेंडेड है, कन्विक्शन सस्पेंड, यानी दोष जो हमारा सिद्ध हुआ है उससे अभी फिलहाल दोष मुक्त वाले को फिलवक्त के लिए आप उसको ताखीर कर, उसको सस्पेंड कर दीजिए। अगर उसको सस्पेंशन ऑफ कन्विक्शन मिल जाता है, तो उसका जो सीट वेकेंट हुई है, या जो उसका इफेक्ट है 8 का, वो इनइफेक्टिव हो जाएगा, तो वो वापस रिस्टोर हो जाएगा अपनी स्टेटस को आंटे, यानी वो वापस अपने स्टेटस पे आ जाएगा जो पहले था उसका, जब उसको कन्विक्शन का ऑर्डर नहीं आया था, उस पे रिस्टोर होगा। अब जब वो वहां पे रिस्टोर होगा, तो ये भी हाई कोर्ट का ऑर्डर भी वहां स्पीकर के पास जाएगा, इलेक्शन कमीशन के पास जाएगा कि ये पोजीशन इमर्ज कर गई है। लेकिन अगर इलेक्शन कमीशन नॉर्मल कोर्स में आगे बढ़ चुका होगा, तो एक एनॉमलस सिचुएशन क्रिएट होगी कि व्हाट दे विल डू, हाउ विल दे पुट द क्लॉक बैक, कि वो कैसे वापस उसको करेंगे। तो ये एक इस वक्त मौजूदा जो कानूनी सूरत हाल है वो ये है, इसमें कोई इसको ज्यादा या कम या किसी को करने का, इसमें कोई किसी का आज का इफेक्ट नहीं। जो इस वक्त सबसे बड़ा मसला भी हम पढ़ रहे थे, कई जो कानूनी माहिरीन हैं उनके भी रिएक्शन, खुद जो उत्तर प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष हैं उन्होंने भी कहा कि भाई मैं इसमें कुछ कर ही नहीं सकता, ये तो सुप्रीम कोर्ट देखेगा। आजम खां की मैं बात कर रहा हूँ, आजम खां अब बरी हो गए हैं, उन पर कोई इल्जाम ही नहीं, मतलब कोई जुर्म साबित नहीं हुआ है, लेकिन उनकी रुकनियत चली गई, उनको हटा दिया गया था, वहां बाय इलेक्शन भी हो गया है। तो अब कानून क्या कहता है, अगर ये पूरे पस मंजर में जो आपने बयान किया है, और लोग कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ही इसमें कुछ कर सकता है, मतलब इसमें होगा क्या? अब जो लिली थॉमस का जजमेंट है, उसके बाद फिर लोक प्रहरी का जजमेंट आया, अब एक सूरत हाल ये होगी कि ये जो फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस अब इमर्ज हुए, ये जो खुसूसी हालात बने, उन दो फैसलों के पेश नजर उसको सुप्रीम कोर्ट के सामने ले जाके रखना होगा कि ये कानून जो सेक्शन 8 का रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट है, उसमें आपने जिसको अल्ट्रा वाइस करके बाहर किया था, ये जो आपके जो फैसले हैं उसके पस मंजर में ये हालात बने हैं जी, जो इक्विटी जस्टिस गुड कंसाइंस या ये सही नहीं है। आपको इसमें कुछ रद्दे बदल करना होगा ताकि इस सिचुएशन को रेमेडी किया, मतलब ये बात सही है कि आजम खां का मामला एक तरीके से बिल्कुल अलग मामला सामने आ गया है, सिचुएशन, ऐसी सिचुएशन अभी तक हुई नहीं थी। इसमें होते होते बच गई थी लक्षद्वीप वाले एमपी के मामले में, और क्योंकि चुनाव नहीं हुआ था, उनका भी सीट बाई इलेक्शन में आ गई थी, और उसके बाद आइन टाइम पे बिल्कुल, और फिर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में ग्रेड डाली इस बात की कि भाई मुझे रिस्टोर किया जाए, और
चूंकि मेरा कन्विक्शन जो है वो सस्पेंड हो चुका है, केरला हाई कोर्ट ने किया है, तो उसके बाद फिर उन्होंने इलेक्शन कमीशन ने उसको वहां से बाई इलेक्शन से ड्रॉप किया और उसके बाद फिर उनको वापस उनको रिस्टोर किया गया और वो आई थिंक ही वाज एबल टू पार्टिसिपेट इन द बजट सेशन। लेकिन यहाँ तो चुनाव हो चुका है, यहाँ तो बाकायदा जो मेंबर असेंबली मुंतखब हो गए, वो पहुंच गए हैं वहां पे। तो अगर मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट रिस्टोर भी करे तो क्या होगा, कहाँ से उनको मेंबर बनाया जाएगा? जी, ये एक इसको अब ये वैसे ऐसी कोई बात नहीं है। जब अभी महाराष्ट्र के इलेक्शन जो चेंज ऑफ गवर्नमेंट का जो इशू था, उसके अंदर भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर वो रिजाइन नहीं करते तो वो स्टेटस को आंटे रिस्टोर करते, एंड द प्रीवियस चीफ मिनिस्टर माइट वुड हैव बीन रिस्टोर्ड बैक टू हिज सीट। तो मतलब है ये सुप्रीम कोर्ट की पावर है। हाँ बिल्कुल ये है पावर, क्योंकि आपने अगर कोई एक ऐसी सिचुएशन बट देन ये अपने फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस में और इस कानून की रोशनी में इस बात को अगर जस्टिफाई करेंगे तो वो उसको वापस उस पोजीशन, क्योंकि नोबडी शुड बी पुट इन डिफिकल्टी बिकॉज ऑफ द लॉ। अगर इसमें इनका कुछ किया या इलेक्शन कमीशन का किया कि या किसी एक का किसी का कुछ भी वो नहीं, लेकिन एक कानूनी पोजीशन ऐसा ट्रायंगल बन रहा है जिसका ये उससे असरअंदोज हो रहे हैं, अग्रीव्ड हो रहे हैं, जिसमें इनका या किसी और अथॉरिटी का कुछ वो एट्रीब्यूट नहीं किया जा सकता कि उसका मेलेफाइड है या उसने कुछ गलत किया, बल्कि एक सिचुएशन ऐसी इमर्ज हो रही है उन जजमेंट्स की वजह से जिससे ये एग्रीव्ड हो रहे हैं और उसको ये, क्योंकि अभी 4 साल हैं मोहम्मद आजम खान का जो है, और 4 साल कोई ऐसे कैसे बैठा रह सकता है? तो ऐसे में अच्छा सुप्रीम कोर्ट में क्या क्या रास्ते हो सकते हैं, क्या उसमें चीजें जो है चेंजेस ये उसको रिट में वहाँ के ऊपर लेकर के जाए और ये कहें कि हमारे ये स्टैट्यूटरी राइट्स थे और ये हमारे लीगल राइट्स थे जो हमारे हाथों में एक्रू हुए, और जब वो एक्रू हुए और जिस वक्त ये इस बीच में ये जो इवेंट्स हुए उसकी वजह से वो बेमाने हुए जा रहे हैं, सो यू हैव टू प्रोटेक्ट एंड सेफगार्ड दोज राइट्स व्हिच हैव एक्रूड इन माय हैंड। तो मतलब जो बाय इलेक्शन हुआ है और ये सब सुप्रीम कोर्ट चाहे तो खत्म कर सकता है कि ये सब जो है उनको फिर उस पार्टी को भी नोटिस करना पड़ेगा कि, लेकिन उसका तो ऐसा कोई मतलब वो तो उसका तो कोई दोषी नहीं है कि कोई भी तो कह रहा हूँ जो उसमें उस इंतखाब हो रहा है उसमें कोई भी जीते, एक आदमी को डिप्राइव किया गया है या एक आदमी लीगल हिंड्रेंस की वजह से डिप्राइव्ड है, उसमें उसकी वजह से वेकेंट हो रही है, वो पार्टिसिपेट नहीं कर सकता है उसमें, सब्सिक्वेंट इलेक्शन से जो भी जीत के आ रहा है उसके राइट्स भी क्रिस्टलाइज हुए हैं उसके हैंड्स में कि एंड ही शुड बी गिवन द बेनिफिट ऑफ हिज इलेक्शन, तो वो भी एक इशू होगा। तो ये एक बहुत ही मतलब इंटरेस्टिंग एक वो लीगल एक सिचुएशन नहीं, मतलब अगर इनको इंसाफ दिया जाता है तो उसके साथ ना इंसाफी होगी। अगर हम इस तरीके से देखें, हम ये ना देखें कि अभी किसका मेंबर असेंबली है किसका नहीं, इसको ना देखें, लेकिन एक मुंतखब होकर के वो भी आया जी, तो अगर इनको रिस्टोर किया जाता है जाहिर है कि उसको हटाना पड़ेगा। और उसी के सिलसिले में एक अमेंडमेंट आया था और वो अमेंडमेंट लाया गया था, लेकिन वो ऑर्डिनेंस था, वो ऑर्डिनेंस आया था जी, वो आगे वो नहीं बढ़ सका इस तरह की सिचुएशन को मीट करने के। राहुल गांधी ने उसको फाड़ दिया था, ऐसा कुछ था, हुआ था जजमेंट के बाद ये बात लोगों के सामने आई थी कि इस तरह की सिचुएशन इमर्ज करेगी और वो किसी भी पार्टी या किसी के लिए भी हो सकती है, एक लीगल सिचुएशन है वो, उसको एक टेक्निकल लीगल सिचुएशन के तौर पे देखना चाहिए और वो इमर्ज करेगी तो उसका सोल्यूशन बिफोर हैंड होना चाहिए हमारे पास, वरना इस तरह का एक डिफिकल्टी अराइज करेगी जो अब हो रही है। आप भी एक लीगल एक्सपर्ट हैं और कई मामलों में आपने बड़ी अच्छी बहसें भी की हैं और जो मुकदमे हैं तैयार किए हैं, इसमें आपको क्या लगता है कि क्या क्या करना चाहिए? क्या फौरी तौर पर जिस तरीके से डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है कि जैसे ही सजा हुई वो डिस्क्वालीफाई कर दिया, लोअर बिल्कुल, तो मतलब होना क्या चाहिए इसमें? देखिए एक चीज तो ये सेफगार्ड तो हम लोग को सोचना पड़ेगा, और वो सेफगार्ड जैसे मौत की सजा के मामले में है कि अगर वो किसी को मौत की सजा सेशंस का कोर्ट देता है तो वो फांसी में नहीं चढ़ा दिया जाएगा जब तक कि हाई कोर्ट से कंफर्म ना हो जाए, तो एक स्टैट्यूटरी ऑटोमेटिक सियासी फांसी तो ये है अगर किसी को हटा दिया जाए बिल्कुल से कि अब आप साहब मेंबर ही नहीं है, मतलब अभी राहुल गांधी के मामले में इसलिए बार बार कर रहा हूँ क्योंकि वो ताजा है कि मेंबरशिप भी गई और फौरी तौर पर उनका घर भी खाली करा लिया गया और मुकदमा भी जिंदा है।
वो कॉन्सिक्वेंशियल इफेक्ट्स तो उसके बहुत से होंगे कि आपकी बहुत सी चीजें चली जाएंगी जब आपकी मेंबरशिप जाएगी, तो वो तो कॉन्सिक्वेंशियल है। नहीं मतलब, लेकिन एक तरीके से देखा जाए कि मतलब ये जो आप मिसाल दे रहे थे ना कि अगर किसी को मौत की सजा हो गई जी, तो उसका फौरन तो उसको confirmation, सजा, उसको फांसी पे चढ़ा नहीं दिया जी, जाता। जी। लेकिन उसके लिए पहले से प्रावधान है, इसमें नहीं है। इसमें नहीं है। तो वो उसी तरह का एक प्रावधान, उसका प्रोविजनिंग यहाँ पे भी हमें करनी होगी। क्योंकि अगर किसी की विच इज मतलब एनी पनिशमेंट विच इज रिजल्टिंग इनटू अ डिस्क्वालिफिकेशन, किसी को 6 महीने की सजा मिलती है अगर नॉन पीसी एक्ट में और उसके जैसे डिस्क्वालीफाई नहीं होता तो तब वहां नहीं, लेकिन वैसी सजा जिससे डिस्क्वालिफिकेशन इफेक्ट में आ जाएगा, उस सिचुएशन के अंदर उसको एक ब्रीदिंग स्पेस देना चाहिए कि वो जो भी स्टैट्यूटरी पीरियड हो क्रिमिनल अपील का, उस स्टैट्यूटरी पीरियड तक उसका इफेक्ट अगर ना दिया जाए मसलन, और वो एक्सपेक्ट किया जाए, क्योंकि हमारे यहाँ लिमिटेशन का मतलब है अगर किसी को सुप्रीम कोर्ट आना है 90 डेज का उसका लिमिटेशन है, तो वो 90th डे तक के लिए उसके पास टाइम है। वो चाहे तो पहले दिन आ जाए या 90th डे आए, वो एक ही जैसा माना जाएगा। उस पीरियड अगर हम ये मान ले, हालांकि उसके बाद उसका वो राइट, उसके बाद जब आप कोर्ट में आपने 90 दिन में दाखिल कर दिया, उसके बाद फिर कोर्ट अपना टाइम जब लेगा सुनवाई का 10 दिन 15 दिन में जब वो सुनवाई बढ़ेगा, तो तब जाके वो डिसीजन, अगर आप इसको यूं कर लीजिए कि अगर डिस्क्वालिफिकेशन हो रहा है तो जो लिमिटेशन पीरियड है उस विद इन दैट लिमिटेशन पीरियड इफ यू आर सक्सेसफुल इन गेटिंग एन स्टे, which means that you have a prima facie case in your favor and you have very cogent grounds, बहुत strong आपका अपील है, तो आप विद इन लिमिटेशन पीरियड भी अगर उसको फ्रीज कर देंगे तो भी आई थिंक इस तरह की अनॉमलस सिचुएशन नहीं अराइज करेगी। कि अगर आपने लेकिन करना तो पड़ेगा जी, उसको एक मतलब उसको क्योंकि आजम खां वाला मामला जी अमेंडमेंट के तहत ये करना पड़ेगा, और या फिर वो तो होना तो वैसे ही चाहिए अमेंडमेंट के तौर पर, लेकिन अभी चूंकि फिलवक्त जो ये 2 जजमेंट्स हैं जिनकी वजह से ये चीजें हो रही हैं, उसमें कोई क्लैरिफिकेशन भी अगर आ जाए तो दैट आल्सो विल बी एबल टू होल्ड द फील्ड फॉर द टाइम बीइंग, जब तक कि कोई अमेंडमेंट नहीं आता। आपको क्या लगता है आजम खां के मामले में आजम खां को कैसे इंसाफ मिलेगा, मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए, क्या लग रहा है आपको? क्या आप अगर उस फर्द के हटा के आप एक इसको लीगल लीगल पोजीशन को आप उसको देखेंगे, तो एक ये क्रिएट हो गई है एक सिचुएशन क्रिएट, और उसको आंसर करना होगा सूनर और लेटर, वो आंसर होगी आई थिंक। तो बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया फजल अय्यूबी साहब। ये एक वाकई बड़ा पेचीदा मसला पैदा हो गया है कि जिसके सिलसिले में हम लोग बात कर रहे थे, और इसमें कोई ना कोई फैसला बहरहाल सुप्रीम कोर्ट को लेना पड़ेगा, अभी ले या कुछ देर बाद। बहुत बहुत शुक्रिया।